लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या है और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्वपूर्ण हैं? 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा वर्ष 2016 में प्रस्तावित चुनावी सुधारों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाना था। मुख्य भाग। राजनीति के अपराधीकरण पर रोक। निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया कि जिन उम्मीदवारों पर गंभीर अपराधों में आरोप तय चार्जेस फ्रेम्ड हो चुके हों, उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। इससे राजनीति में बाहुबल और अपराधी तत्वों की भागीदारी कम होगी तथा स्वच्छ लोकतांत्रिक नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक दलों में वित्तीय पारदर्शिता। आयोग ने चुनावी वित्तपोषण में काले धन के प्रभाव को कम करने के लिए 2,000 रुपये से अधिक के अनाम चंदे पर प्रतिबंध, राजनीतिक दलों के खातों का नियमित ऑडिट तथा निष्क्रिय दलों को डी रजिस्टर करने की शक्ति देने का प्रस्ताव रखा। इससे चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बन सकती है। निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वायत्तता। आयोग ने अपनी स्वतंत्रता को और मजबूत बनाने हेतु बजट को भारत की संचित निधि पर प्रभारित चार्ज्ड एक्सपेंडिचर करने तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को भी मुख्य चुनाव आयुक्त के समान संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया। इससे आयोग की निष्पक्षता और संस्थागत विश्वसनीयता सुदृढ़ होगी। तकनीकी एवं प्रक्रियागत सुधार। मतदान की गोपनीयता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए टोटलाइजर मशीन के उपयोग तथा मतदाता पंजीकरण हेतु वर्ष में 4 योग्यता तिथियां क्वालिफाइंग डेट्स निर्धारित करने का सुझाव दिया गया। इससे अधिकाधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी तथा मतदाताओं को प्रताड़ित किए जाने की आशंका कम होगी। लोकतंत्र की सफलता में महत्व एवं सीमाएं। ये सुधार चुनावों में धनबल, बाहुबल एवं अपारदर्शिता को कम कर समान अवसर लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराते हैं तथा लोकतंत्र की गुणवत्ता को मजबूत बनाते हैं। किंतु इनकी प्रभावशीलता काफी हद तक संसद की विधायी इच्छाशक्ति पर निर्भर है, क्योंकि अधिकांश प्रमुख सुझावों को लागू करने के लिए विधायी संशोधन आवश्यक है। आप उत्तर में एक फ्लोचार्ट बनाकर दिखा सकते हैं कि चुनाव आयोग के 2016 के सुधार प्रस्ताव 3 प्रमुख स्तंभों संस्थागत स्वायत्तता, वित्तीय पारदर्शिता तथा स्वच्छ एवं तकनीक आधारित चुनाव पर आधारित थे। इससे उत्तर अधिक आकर्षक एवं अंकदायी बनेगा। वैल्यू एडिशन। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी के अनुसार भारतीय चुनाव तकनीकी और प्रबंधकीय रूप से विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु चुनावी राजनीति की शुचिता अभी भी धनबल और राजनीति के अपराधीकरण से प्रभावित है। यह टिप्पणी चुनाव आयोग के 2016 के सुधार प्रस्तावों की प्रासंगिकता को स्पष्ट करती है। निष्कर्ष लगभग 25 शब्द। चुनाव आयोग के 2016 के सुधार भारतीय लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और समयबद्ध विधायी सुधार आवश्यक है। प्रश्न। वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है। विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। स्वयं सहायता समूहों SHGs का बढ़ता विस्तार राज्य के विकासात्मक दायित्वों से पीछे हटने का नहीं, बल्कि सरकार, समुदाय और नागरिकों की साझेदारी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस पर आधारित विकास मॉडल का संकेत है। मुख्य भाग। आर्थिक सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को बचत, ऋण एवं उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं। नाबार्ड, NABARD के बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से समूह बिना गारंटी ऋण प्राप्त कर सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर रहे हैं, जिससे साहूकारी पर निर्भरता घट रही है। सामाजिक परिवर्तन एवं सामुदायिक नेतृत्व। SHGs केवल आर्थिक संगठन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के भी प्रभावी माध्यम हैं। ये महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बाल विवाह एवं लैंगिक समानता जैसे विषयों पर जनजागरूकता बढ़ाते हैं। केरल का कुडुम्बाश्री मॉडल इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भूमिका। स्वयं सहायता समूह सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक राज्यों में ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, मध्याह्न भोजन, पोषण अभियान तथा सामुदायिक निगरानी जैसे कार्यों में सहभागी बनकर सुशासन को सुदृढ़ कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा SHGs को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उपाय। सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को SHG से जोड़ा है। लखपति दीदी,
पहल के अंतर्गत महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से आधुनिक कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा जेम एवं शीमार्ट जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। यद्यपि एसएचजीज ने समावेशी विकास को गति दी है, फिर भी सभी समूह समान रूप से सफल नहीं है। वित्तीय साक्षरता, विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन जैसी चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। इसलिए एसएचजीज को राज्य का विकल्प नहीं बल्कि विकास का सहभागी, डेवलपमेंट पार्टनर माना जाना चाहिए। आप उत्तर में एक फ्लोचार्ट बनाकर दिखा सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह वित्तीय समावेशन, सामाजिक नेतृत्व और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले समावेशी विकास को सशक्त बनाते हैं। वैल्यू एडिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM विश्व के सबसे बड़े महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में से एक है। यह स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन तथा सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। स्वयं सहायता समूह राज्य की भूमिका को प्रतिस्थापित नहीं करते, बल्कि उसे अधिक सहभागी, उत्तरदायी और समावेशी बनाते हैं। महिला नेतृत्व, सामुदायिक भागीदारी तथा आत्मनिर्भरता के माध्यम से ये भारत के सतत एवं समावेशी विकास की मजबूत आधारशिला बन चुके हैं। प्रश्न। प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। भारतीय लोक सेवाओं की स्थापना राजनीतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, प्रशासनिक प्रभावशीलता, एफिशिएंसी तथा विधि के निष्पक्ष शासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। बदलते प्रशासनिक परिवेश में इन मूल्यों के समक्ष नई चुनौतियां उभरकर सामने आई है। मुख्य भाग। राजनीतिक तटस्थता का क्षरण। लोक सेवाओं में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप, बार बार स्थानांतरण तथा नियुक्तियों में पक्षपात जैसी प्रवृत्तियों ने तटस्थता को प्रभावित किया है। कई बार योग्यता एवं विधिक निष्पक्षता के स्थान पर राजनीतिक निष्ठा को महत्व मिलने से प्रशासन की विश्वसनीयता कमजोर होती है। प्रक्रियात्मक जड़ता एवं प्रभावशीलता में कमी। लोक सेवाएं अनेक मामलों में परिणामोन्मुख, आउटकम ओरिएंटेड होने के बजाय अत्यधिक नियमाधारित एवं लाल फीताशाही से ग्रस्त दिखाई देती है। इससे विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब, लागत वृद्धि तथा नागरिकों को सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है। मिशन कर्मयोगी द्वारा क्षमता निर्माण। वर्तमान प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी लोक सेवकों को भूमिका आधारित, प्रौद्योगिकी सक्षम एवं नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। इससे दक्षता, जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। विशेषज्ञता एवं संस्थागत सुधार। डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन एवं वित्तीय प्रशासन जैसे जटिल क्षेत्रों में पार्श्व प्रवेश, लेटरल एंट्री के माध्यम से विशेषज्ञों को शामिल करना आवश्यक है। साथ ही सिविल सेवा बोर्ड को प्रभावी बनाकर अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य कर सके। संतुलित दृष्टिकोण। यद्यपि लोक सेवाओं ने चुनाव प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, टीकाकरण अभियान तथा डिजिटल शासन जैसी अनेक उपलब्धियां हासिल की है, फिर भी बदलती सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रदर्शन मूल्यांकन एवं नागरिक केंद्रित प्रशासन को और सुदृढ़ करना समय की आवश्यकता है। आप उत्तर में एक फ्लोचार्ट बनाकर दिखा सकते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप एवं प्रक्रियात्मक जड़ता प्रशासनिक प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं, जबकि क्षमता निर्माण, विशेषज्ञता, कार्यकाल की स्थिरता और जवाबदेही जैसे सुधार सुशासन को मजबूत करते हैं। वैल्यू एडिशन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2 NDRC ने सिविल सेवाओं में जवाबदेही, निश्चित कार्यकाल, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन तथा राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी को प्रभावी प्रशासन के लिए अनिवार्य बताया है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। भारतीय लोक सेवाओं में व्यापक सुधार समय की आवश्यकता है। तटस्थता, दक्षता, जवाबदेही तथा नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को सुदृढ़ करके ही सुशासन एवं विकसित भारत के लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न। भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए। 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के आयात पर काफी निर्भर है। ऐसे में पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा,
आर्थिक विकास तथा रणनीतिक हितों का प्रमुख साझेदार बन गया है। मुख्य भाग। अपारंपरिक ऊर्जा व्यापार से रणनीतिक साझेदारी तक। भारत और पश्चिम एशियाई देशों के संबंध अब केवल तेल आयात तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा अवसंरचना, निवेश एवं संयुक्त उपक्रमों तक विस्तृत हो चुके हैं। यूएई की एडनॉक तथा सऊदी अरामको जैसी कंपनियां भारत के रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश कर रही हैं, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग को मजबूती मिली है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ऊर्जा आपूर्ति में संभावित व्यवधानों से निपटने के लिए भारत ने सामरिक पेट्रोलियम भंडार विकसित किए हैं। एडनॉक भारत के पादुर, कर्नाटक तथा विशाखापत्तनम स्थित सामरिक भंडारों में तेल भंडारण करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी, जिससे ऊर्जा आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ी है। स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित हाइड्रोजन में सहयोग। ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन को ध्यान में रखते हुए भारत पश्चिम एशियाई देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा तथा स्वच्छ ऊर्जा निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) तथा द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से भविष्य की ऊर्जा साझेदारी को नया आयाम मिल रहा है। आर्थिक एवं रणनीतिक महत्व। ऊर्जा सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी निवेश, पेट्रोकेमिकल उद्योग तथा I2U2 इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) जैसे क्षेत्रीय संपर्क कार्यक्रमों को भी मजबूती प्रदान करता है। इससे भारत और पश्चिम एशिया के बीच आर्थिक परस्पर निर्भरता बढ़ रही है। चुनौतियां एवं आगे की राह। पश्चिम एशिया की भूराजनीतिक अस्थिरता, समुद्री मार्गों की सुरक्षा तथा तेल मूल्य में उतार चढ़ाव भारत के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं। इसलिए भारत को ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश तथा दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को समानांतर रूप से आगे बढ़ाना होगा। आप उत्तर में एक फ्लोचार्ट बनाकर दिखा सकते हैं कि भारत पश्चिम एशिया ऊर्जा सहयोग 3 प्रमुख स्तंभों ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा, निवेश एवं अवसंरचना सहयोग तथा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर आधारित है। वैल्यू एडिशन। भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) तथा I2U2 समूह ने ऊर्जा, खाद्य एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को नई गति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त IMEC भविष्य में ऊर्जा एवं व्यापार संपर्क को और सुदृढ़ कर सकता है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा की आधारशिला है। बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में पारंपरिक हाइड्रोकार्बन सहयोग के साथ स्वच्छ ऊर्जा, निवेश एवं रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में भारत में चुनावों की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियां हैं? 300 शब्द 15 अंक। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) एवं वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) को लेकर हाल के राजनीतिक एवं न्यायिक विमर्श ने निर्वाचन आयोग (ECI) के समक्ष चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जनविश्वास बनाए रखने की चुनौती को और महत्वपूर्ण बना दिया है। मुख्य भाग। तकनीकी सुरक्षा एवं विश्वसनीयता की चुनौती। निर्वाचन आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती EVM की तकनीकी सुरक्षा को लेकर उठने वाली आशंकाओं का प्रभावी समाधान करना है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने EVM के वन टाइम प्रोग्रामेबल (OTP) माइक्रो कंट्रोलर तथा उसकी विश्वसनीयता को स्वीकार किया है, फिर भी मशीनों की सुरक्षा, सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) तथा संभावित तकनीकी त्रुटियों को लेकर जनता एवं राजनीतिक दलों के संदेहों का निराकरण आवश्यक है। प्रशासनिक पारदर्शिता एवं अभिरक्षा श्रृंखला (चेन ऑफ कस्टडी). EVM के निर्माण से लेकर मतदान, स्ट्रांग रूम में सुरक्षा तथा मतगणना तक प्रत्येक चरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करना आयोग के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। मशीनों के परिवहन एवं सुरक्षा संबंधी किसी भी विवाद से चुनावी प्रक्रिया पर जनविश्वास प्रभावित हो सकता है। VVPAT मिलान एवं प्रक्रियात्मक संतुलन। एक ओर राजनीतिक दलों द्वारा 100% VVPAT मिलान की मांग की जाती है, वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग का मत है कि इससे मतगणना में अत्यधिक विलंब तथा मानवीय त्रुटियों की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए पारदर्शिता और समयबद्ध परिणाम के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। दुष्प्रचार एवं सोशल मीडिया की चुनौती। सोशल मीडिया पर EVM से संबंधित अफवाहें, भ्रामक सूचनाएं तथा डीपफेक सामग्री चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास उत्पन्न कर सकती है। ऐसी स्थिति में तथ्यपरक सूचना, त्वरित स्पष्टीकरण एवं प्रभावी जनसंचार आयोग की प्रमुख जिम्मेदारी बन जाती है। आगे की राह। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट, नियमित फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC), व्यापक मॉक पोल, राजनीतिक दलों की अधिक भागीदारी तथा जनजागरूकता कार्यक्रमों को और मजबूत करना चाहिए।
साथ ही चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं विश्वास बढ़ाने हेतु तकनीकी और संस्थागत सुधारों को निरंतर अपनाना आवश्यक है। आप उत्तर में एक फ्लोचार्ट बनाकर दिखा सकते हैं कि चुनावी विश्वास 3 प्रमुख आधारों तकनीकी सुरक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा प्रभावी जनसंचार पर आधारित है और इन्हीं के सुदृढ़ होने से लोकतांत्रिक विश्वसनीयता मजबूत होती है। वैल्यू एडिशन। सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम वीवीपीएटी से संबंधित अपने हालिया निर्णय में ईवीएम प्रणाली की विश्वसनीयता पर विश्वास व्यक्त करते हुए चुनावी प्रक्रिया में जन विश्वास बनाए रखने के लिए संस्थागत पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के महत्व पर बल दिया। साथ ही निर्वाचन आयोग नियमित एफएलसी, मॉक पोल, सीलिंग प्रक्रिया एवं उम्मीदवारों की उपस्थिति जैसी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था अपनाता है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों के विश्वास का आधार है। इसलिए निर्वाचन आयोग को तकनीकी सुरक्षा, संस्थागत पारदर्शिता और प्रभावी जनसंचार के माध्यम से चुनावों की विश्वसनीयता निरंतर सुदृढ़ करनी होगी। प्रश्न। क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग N0C0S0C0 धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिए। 300 शब्द। भूमिका लगभग 25 शब्द। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों के हितों एवं उनके संवैधानिक तथा विधिक संरक्षण की निगरानी करता है। किंतु धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण के प्रवर्तन की उसकी शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन हैं। मुख्य भाग 1 अनुच्छेद 30(1) और आरक्षण से छूट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसी कारण अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत राज्य को शिक्षण संस्थानों में SC सेंट OBC के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति होने के बावजूद अनुच्छेद 30(1) के अधीन आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इस प्रावधान से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इन संस्थानों पर संवैधानिक रूप से आरक्षण लागू करने का दायित्व नहीं है। 2 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टिकोण। सर्वोच्च न्यायालय ने TMA, पाई फाउंडेशन तथा PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य जैसे मामलों में स्पष्ट किया है कि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर अपनी आरक्षण नीति अनिवार्य रूप से लागू नहीं कर सकता। न्यायालय के अनुसार ऐसा करना अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्राप्त प्रशासनिक स्वायत्तता एवं मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होगा। इसलिए न्यायिक दृष्टिकोण भी इस संवैधानिक छूट का समर्थन करता है। 3 NCSC की अधिकारिता और सीमाएं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा, शिकायतों की जांच तथा सरकार को आवश्यक अनुशंसाएं देना है। किंतु जहां संविधान स्वयं किसी संस्थान को आरक्षण से छूट प्रदान करता है, वहां आयोग आरक्षण लागू कराने का निर्देश नहीं दे सकता। इसलिए धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण का प्रवर्तन एनफोर्समेंट NCSC के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 4 शिकायतों की जांच एवं अधिकार संरक्षण। यद्यपि आयोग आरक्षण लागू नहीं करा सकता, फिर भी यदि किसी धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान में कार्यरत या अध्ययनरत अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न अथवा उसके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो NCSC अनुच्छेद 338 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले की जांच कर सकता है तथा दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियों का उपयोग कर संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक अनुशंसाएं दे सकता है। 5 समग्र परीक्षण। स्पष्ट है कि NCSC का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि संविधान द्वारा प्रदत्त अल्पसंख्यक अधिकारों को सीमित करना। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है, इसलिए आयोग की भूमिका भी उसी संवैधानिक ढांचे के अनुरूप सीमित एवं संतुलित है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। निष्कर्षतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में संवैधानिक आरक्षण का प्रवर्तन नहीं करा सकता, क्योंकि संविधान स्वयं अल्पसंख्यक अधिकारों और राज्य की आरक्षण नीति के बीच संतुलित व्यवस्था स्थापित करता है। वैल्यू एडिशन। संविधान विशेषज्ञ D.D. बसु के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यह सुनिश्चित करता है कि जहां समाज के वंचित वर्गों का उत्थान आवश्यक है, वहीं अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक विशिष्टता की रक्षा भी उतनी ही मौलिक है। प्रश्न। आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। 300 शब्द। भूमिका लगभग 25 शब्द। संसदीय समितियां पार्लियामेंट्री कमिटीज, संसद की लघु संसद
के रूप में कार्य करती है। ये विधायी कार्यों की गहन समीक्षा, वित्तीय उत्तरदायित्व तथा कार्यपालिका पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्य भाग 1 तकनीकी एवं विषयगत विशेषज्ञता। आधुनिक शासन व्यवस्था में विधेयक एवं नीतियां अत्यंत जटिल और तकनीकी स्वरूप की होती है। संसद में सीमित समय के कारण प्रत्येक विषय पर विस्तृत चर्चा संभव नहीं होती। संसदीय समितियां संबंधित विषयों का विशेषज्ञों, अधिकारियों तथा हितधारकों से परामर्श लेकर गहन अध्ययन करती है, जिससे अधिक व्यावहारिक एवं गुणवत्तापूर्ण सुझाव प्राप्त होते हैं। 2 समय की बचत एवं गहन परीक्षण। संसद का अधिकांश समय राजनीतिक बहस एवं अन्य कार्यों में व्यतीत होता है। ऐसी स्थिति में समितियां अपेक्षाकृत शांत एवं कम राजनीतिक वातावरण में विधेयकों, बजट तथा प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा करती है। इससे संसद का समय बचता है तथा निर्णय अधिक तथ्यों एवं विश्लेषण पर आधारित होते हैं। 3 कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण। संसदीय समितियां विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के अधिकारियों से साक्ष्य प्राप्त कर उनके कार्यों, योजनाओं तथा व्यय की समीक्षा करती है। इससे कार्यपालिका की जवाबदेही बढ़ती है तथा सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। 4 प्राक्कलन समिति की भूमिका। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमिटी, संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसका प्रमुख कार्य बजट के प्राक्कलनों की समीक्षा करना तथा प्रशासन में मितव्ययता, इकोनॉमी, कार्यकुशलता, एफिशिएंसी और सुधार, इम्प्रूवमेंट के उपाय सुझाना है। यह समिति यह भी परीक्षण करती है कि स्वीकृत नीतियों के अंतर्गत धन का प्रावधान उचित ढंग से किया गया है या नहीं तथा समान उद्देश्यों की पूर्ति कम लागत और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से कैसे की जा सकती है। 5 सीमाएं एवं समग्र मूल्यांकन। यद्यपि प्राक्कलन समिति संसदीय वित्तीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती तथा यह सरकार को किसी नीति में परिवर्तन के लिए विवश नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त यह मुख्यतः बजटीय अनुमानों की समीक्षा करती है, इसलिए इसकी भूमिका सलाहकारी एवं सुधारात्मक अधिक है। इसके बावजूद वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक दक्षता और संसदीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। निष्कर्षतः संसदीय समितियां संसद की कार्यक्षमता एवं उत्तरदायित्व को सुदृढ़ बनाती हैं। इनमें प्राक्कलन समिति सार्वजनिक व्यय की मितव्ययता, दक्षता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित कर लोकतांत्रिक वित्तीय नियंत्रण को प्रभावी बनाती है। वैल्यू एडिशन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDR के अनुसार संसदीय समितियां कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा संसद की प्रभावशीलता बढ़ाने का सबसे सशक्त संस्थागत माध्यम है। प्रश्न। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है। व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों तथा उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है जिनका प्रयोग वह कर सकता है। 300 शब्द। भूमिका। लगभग 25 शब्द। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग सार्वजनिक धन का संरक्षक तथा लोकतांत्रिक शासन में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण है। मुख्य भाग। 1 नियुक्ति की विधि एवं संवैधानिक सुरक्षा। कैग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अधिपत्र के माध्यम से की जाती है तथा उसे केवल उसी प्रक्रिया एवं आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के बाद वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होता तथा उसके वेतन, भत्ते एवं कार्यालय का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। ये सभी प्रावधान उसे कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखते हैं। 2 व्यापक लेखा परीक्षण संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 149 तथा कैग कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के अंतर्गत कैग को केंद्र एवं राज्य सरकारों की संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा से संबंधित प्राप्तियों एवं व्ययों का लेखा परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। इसके माध्यम से वह यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग संसद एवं विधानमंडलों की स्वीकृति के अनुरूप हुआ है। 3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण। कैग केवल लेखांकन की शुद्धता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि औचित्य लेखा परीक्षण, प्रोप्राइटी ऑडिट तथा निष्पादन लेखा परीक्षण, परफॉर्मेंस ऑडिट के माध्यम से यह भी परीक्षण करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ हुआ है या नहीं। इसके प्रतिवेदन संसद की लोक लेखा समिति पैक के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4 व्यापक क्षेत्राधिकार। कैग का अधिकार क्षेत्र केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है,
बल्कि वह सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं के खातों का भी परीक्षण कर सकता है। इससे सार्वजनिक वित्त के उपयोग पर समग्र निगरानी स्थापित होती है तथा वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। 5. लोकतांत्रिक शासन में महत्व। कैग की संवैधानिक स्वतंत्रता और व्यापक शक्तियाँ उसे लोकतंत्र का प्रभावी वित्तीय प्रहरी बनाती है। उसके निष्पक्ष प्रतिवेदन भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं एवं अपव्यय को उजागर कर शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा सुशासन को सुदृढ़ करते हैं। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। निष्कर्षतः संविधान द्वारा प्रदत्त कठोर संवैधानिक सुरक्षा एवं व्यापक लेखा परीक्षण शक्तियाँ कैग को सार्वजनिक धन का प्रभावी संरक्षक तथा लोकतांत्रिक वित्तीय जवाबदेही का प्रमुख आधार बनाती है। वैल्यू एडिशन। डॉ. B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कैग को भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक बताया था, क्योंकि वह संसद द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक धन के विधिसम्मत एवं उत्तरदायी उपयोग का प्रहरी है। प्रश्न। विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम अपर्याप्त रही है। सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। लगभग 25 शब्द। भारत में पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों का प्रमुख कारण आर्थिक विकास, सामाजिक आवश्यकताओं एवं पारिस्थितिकीय संरक्षण के बीच नीतिगत विरोधाभास तथा विभिन्न हितधारकों के परस्पर प्रतिस्पर्धी हित हैं। मुख्य भाग। 1. विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण। तेज आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, खनन तथा अवसंरचना निर्माण की आवश्यकता अनेक बार पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों से टकराती है। ऊर्जा सुरक्षा, संपर्क एवं निवेश को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं वनों की कटाई, जैव विविधता के ह्रास तथा स्थानीय समुदायों के विस्थापन जैसी समस्याएं उत्पन्न करती है। ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना तथा हसदेव अरण्य, छत्तीसगढ़ में कोयला खनन इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जहां विकास और संरक्षण के बीच संतुलन चुनौती बना हुआ है। 2. केंद्र, राज्य एवं स्थानीय हितों का टकराव। पर्यावरणीय नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में केंद्र, राज्य सरकारों तथा स्थानीय समुदायों की प्राथमिकताएं अक्सर भिन्न होती है। जहां केंद्र दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय संरक्षण पर बल देता है, वहीं राज्य सरकारें आर्थिक विकास एवं स्थानीय आजीविका को प्राथमिकता देती है। पश्चिमी घाट के संबंध में गार्गिल एवं कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों का विरोध इसी नीति संघर्ष का उदाहरण है। 3. कृषि हित बनाम प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने हेतु दी जाने वाली अनेक प्रोत्साहन नीतियां प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करती है। पंजाब और हरियाणा में धान की खेती के लिए मुफ्त बिजली तथा व्यापक सिंचाई ने भूजल के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है, जबकि पराली प्रबंधन की सीमित व्यवस्था के कारण पराली दहन वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनता है। 4. बहुहितधारक समन्वय का अभाव। पर्यावरण संरक्षण में सरकार, उद्योग, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज तथा न्यायपालिका सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है, किंतु इनके बीच प्रभावी समन्वय का अभाव नीतियों के सफल क्रियान्वयन में बाधा बनता है। कई बार पर्यावरण प्रभाव आकलन, EIA, वन स्वीकृति तथा स्थानीय सहमति जैसी प्रक्रियाएं विकास परियोजनाओं और संरक्षण लक्ष्यों के बीच विवाद उत्पन्न कर देती है। 5. आगे की राह। इन विरोधाभासों को दूर करने के लिए हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग, सहभागी शासन, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, पर्यावरण प्रभाव आकलन, EIA को अधिक वैज्ञानिक बनाना तथा पेसा अधिनियम 1996 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाना आवश्यक है। इससे विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकेगा। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। निष्कर्षतः पर्यावरण संरक्षण तभी प्रभावी होगा जब विकास, आजीविका एवं पारिस्थितिकी को परस्पर विरोधी न मानकर समेकित एवं सतत विकास के आधार पर नीति निर्माण किया जाए। वैल्यू एडिशन। नीति आयोग के अनुसार सतत विकास के लिए आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेशन तथा पर्यावरण संरक्षण इन तीनों स्तंभों के बीच संतुलित नीति समन्वय आवश्यक है। प्रश्न। भारत में सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल को प्राप्त करने के लिए समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। व्याख्या कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। लगभग 25 शब्द। सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय समुदाय तक प्रभावी रूप से पहुंचें। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, किफायती एवं समावेशी बनाती है। मुख्य भाग। 1. अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। भारत की बड़ी आबादी ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करती है, जहां उन्नत स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचना कठिन होता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपचार, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा सामान्य रोगों के प्रबंधन को सुनिश्चित करती है।
आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्थापित स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र HWCs तथा आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका इसका प्रमुख उदाहरण है। 2 निवारक एवं संवर्धनात्मक स्वास्थ्य देखभाल। सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था केवल उपचार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता, परिवार नियोजन तथा जीवन शैली संबंधी जागरूकता के माध्यम से रोगों की रोकथाम पर भी बल देती है। स्थानीय स्तर पर नियमित स्वास्थ्य परामर्श और निगरानी से संक्रामक एवं गैरसंचारी रोगों का बोझ कम होता है। 3 सामाजिक विश्वास एवं जनभागीदारी। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय की भाषा, संस्कृति एवं सामाजिक परिस्थितियों से परिचित होते हैं। इससे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है तथा टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, पोषण एवं स्वच्छता जैसी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होता है। यही सामुदायिक सहभागिता स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। 4 वित्तीय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य असमानता में कमी। प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों को छोटे रोगों के लिए महंगे निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे जेब से होने वाला स्वास्थ्य व्यय, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, कम होता है तथा गरीब एवं वंचित वर्गों को समान स्वास्थ्य अवसर प्राप्त होते हैं। 5 चुनौतियां एवं आगे की राह। यद्यपि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी, दवाओं एवं आधारभूत सुविधाओं का अभाव, सीमित स्वास्थ्य बजट तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। इन चुनौतियों के समाधान हेतु स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को सुदृढ़ करना, टेलीमेडिसिन, ई-संजीवनी, ग्राम स्वास्थ्य समितियों को सशक्त बनाना तथा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना आवश्यक है। निष्कर्ष, लगभग 25 शब्द। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए स्वास्थ्य की आधारशिला है। सुदृढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र, जनभागीदारी एवं पर्याप्त निवेश से ही सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वैल्यू एडिशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अल्माटा घोषणापत्र 1978 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ही सभी के लिए स्वास्थ्य की प्राप्ति का सबसे प्रभावी और न्यायसंगत माध्यम है। प्रश्न, क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय जुलाई 2018 दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए। 300 शब्द। भूमिका, लगभग 25 शब्द। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम भारत संघ 2018 मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 239A की व्याख्या करते हुए उपराज्यपाल, LG एवं निर्वाचित सरकार के बीच शक्तियों के संतुलन को स्पष्ट करने का प्रयास किया। मुख्य भाग। 1. निर्वाचित सरकार की लोकतांत्रिक सर्वोच्चता को मान्यता। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के पास है। उपराज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और सामान्य प्रशासनिक मामलों में उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता पर कार्य करना चाहिए। इससे लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। 2. प्रशासनिक गतिरोध को कम करने का प्रयास। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक निर्णय के लिए उपराज्यपाल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। सरकार को केवल अपने निर्णयों से उन्हें अवगत कराना पर्याप्त है। इससे शासन में अनावश्यक विलंब कम करने तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 3. उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का सीमांकन। निर्णय में स्पष्ट किया गया कि लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि जैसे आरक्षित विषयों को छोड़कर अन्य विषयों पर उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के समक्ष मतभेद भेजने की शक्ति भी केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जानी चाहिए, जिससे सहकारी संघवाद की भावना को बल मिला। 4. फिर भी विवाद पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। यद्यपि निर्णय ने संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की, परंतु सेवाओं सर्विसेज पर नियंत्रण, अधिकारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण तथा प्रशासनिक अधिकारों को लेकर विवाद जारी रहा। बाद में इस विषय पर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा केंद्र सरकार द्वारा GNCTD अमेंडमेंट एक्ट लाए जाने से स्पष्ट हुआ कि केवल 2018 का निर्णय राजनीतिक कशमकश का स्थायी समाधान नहीं बन सका। 5. आगे की आवश्यकता। दिल्ली के विशेष संवैधानिक ढांचे में न्यायिक व्याख्या के साथ साथ केंद्र एवं निर्वाचित सरकार के बीच संवाद, संवैधानिक मर्यादा तथा सहकारी संघवाद की भावना आवश्यक है। तभी प्रशासनिक स्थिरता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सकेगा। निष्कर्ष, लगभग 25 शब्द। 2018 का निर्णय शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण था, किंतु दिल्ली की जटिल संवैधानिक व्यवस्था में स्थायी समाधान न्यायिक निर्णयों के साथ राजनीतिक सहयोग एवं संवैधानिक मर्यादा से ही संभव है। वैल्यू एडिशन। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा था, संविधान परस्पर विश्वास, संवैधानिक नैतिकता और सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है। उपराज्यपाल अवरोधक नहीं, बल्कि संवैधानिक सहयोगी के रूप में कार्य करें।
प्रश्न, आप इस मत से कहाँ तक सहमत है कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए। 300 शब्द। भूमिका लगभग 25 शब्द। अधिकरण ट्राइब्यूनल्स विशिष्ट एवं तकनीकी विषयों के त्वरित निस्तारण हेतु गठित अर्धन्यायिक निकाय हैं। इनका उद्देश्य सामान्य न्यायालयों का स्थान लेना नहीं, बल्कि न्याय वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं विशेषज्ञतापूर्ण बनाना है। मुख्य भाग 1, सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता पर प्रभाव। मैं इस मत से आंशिक रूप से सहमत हूँ। अधिकरणों के गठन से कुछ मामलों का प्रारंभिक निस्तारण सामान्य न्यायालयों के बजाय अधिकरणों में होता है, जिससे न्यायालयों का कार्यभार कम होता है। प्रशासनिक सेवा, कर, श्रम, पर्यावरण तथा कंपनी कानून जैसे तकनीकी विषयों का विशेषज्ञों द्वारा शीघ्र निपटारा संभव होता है। हालांकि इससे न्यायपालिका की मूल अधिकारिता समाप्त नहीं होती, क्योंकि न्यायिक समीक्षा का अधिकार उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के पास सुरक्षित रहता है। 2, अधिकरणों की संवैधानिक वैधता। भारत में अधिकरणों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 14 के माध्यम से संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरणों तथा अनुच्छेद 323 भी अन्य विषयों जैसे कर, श्रम एवं औद्योगिक विवादों से संबंधित अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिकरणों के निर्णय अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेंगे, क्योंकि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। 3, अधिकरणों की सक्षमता। अधिकरणों में न्यायिक एवं तकनीकी विशेषज्ञों का समावेश होने से जटिल मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण संभव होता है। इनके माध्यम से मुकदमों की लंबित संख्या कम होती है तथा विशेषज्ञता आधारित न्याय उपलब्ध होता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 4, प्रमुख चुनौतियां। फिर भी अनेक अधिकरण प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से संबंधित मंत्रालयों पर निर्भर है, जिससे उनकी स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते हैं। सदस्यों के रिक्त पद, अवसंरचना की कमी तथा निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील के कारण न्यायिक प्रक्रिया में विलंब भी बना रहता है। 5, आगे की राह। अधिकरणों की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए तथा पर्याप्त न्यायिक एवं तकनीकी सदस्यों की समयबद्ध नियुक्ति की जाए। निष्कर्ष लगभग 25 शब्द। अधिकरण सामान्य न्यायालयों के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि उनके पूरक है। उनकी संवैधानिक वैधता स्थापित है, किंतु वास्तविक सक्षमता के लिए संस्थागत स्वतंत्रता एवं प्रशासनिक सुधार आवश्यक है। वैल्यू एडिशन। विधि आयोग की 272वीं रिपोर्ट के अनुसार अधिकरण न्यायपालिका के विकल्प नहीं, बल्कि विशेषज्ञता आधारित न्याय प्रदान करने वाले पूरक संस्थान हैं, जिनकी स्वतंत्रता और दक्षता लोकतांत्रिक शासन के लिए अनिवार्य है। प्रश्न, भारत एवं U0S0A0 दो विशाल लोकतंत्र हैं। उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित है। 300 शब्द। भूमिका लगभग 25 शब्द। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र है। दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधानवाद एवं कानून के शासन पर आधारित है, यद्यपि उनकी संस्थागत संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। मुख्य भाग 1, लिखित संविधान एवं संवैधानिक सर्वोच्चता। भारत और अमेरिका दोनों में शासन लिखित संविधान के अनुसार संचालित होता है तथा संविधान सर्वोच्च विधि माना जाता है। दोनों देशों में सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। अंतर यह है कि अमेरिकी संविधान अपेक्षाकृत संक्षिप्त एवं कठोर है, जबकि भारतीय संविधान विस्तृत तथा अपेक्षाकृत लचीला है। 2, शक्तियों का पृथक्करण एवं उत्तरदायी शासन। दोनों देशों में शक्तियों के संतुलन की व्यवस्था है, किंतु उसका स्वरूप भिन्न है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली के कारण कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच कठोर शक्ति विभाजन है। इसके विपरीत भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जहां मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तथा कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय अधिक दिखाई देता है। 3, संघवाद का सिद्धांत। दोनों देशों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। अमेरिका का संघवाद राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है, जबकि भारत का संघवाद एकात्मक झुकाव वाला है, जहां राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक समन्वय के लिए केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। 4, न्यायिक समीक्षा एवं अधिकारों का संरक्षण। भारत और अमेरिका दोनों में स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है,
तथा न्यायिक समीक्षा के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकती है। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स तथा भारत में मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता की आधारशिला है। मेनका गांधीवाद 1978 के बाद भारतीय न्यायपालिका ने भी अधिकारों की व्यापक व्याख्या को अपनाया है। 5 लोकतांत्रिक मूल्य एवं जनसंप्रभुता। दोनों देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, विधि का शासन, बहुदलीय व्यवस्था तथा नागरिक स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन की मूल आधारशिला है। हालांकि भारत सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास पर अधिक बल देता है, जबकि अमेरिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सीमित सरकार की अवधारणा को प्राथमिकता देता है। निष्कर्ष: लगभग 25 शब्द। भारत और अमेरिका की संस्थागत व्यवस्थाएं भिन्न होने के बावजूद दोनों लोकतंत्र संविधानवाद, जनसंप्रभुता, विधि के शासन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे समान लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। वैल्यू एडिशन। ग्रेनविले ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, जबकि अमेरिकी संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित शासन की अवधारणा का उत्कृष्ट उदाहरण है। दोनों लोकतंत्र लोकतांत्रिक आदर्शों की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। प्रश्न: भारत के वित्त आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? हाल में गठित वित्त आयोग के विचारार्थ विषय, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिए। 300 शब्द। भूमिका लगभग 25 शब्द। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकतानुसार वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। मुख्य भाग 1. वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 के अनुसार की जाती है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है, जबकि अन्य सदस्यों में न्यायिक, वित्तीय, प्रशासनिक तथा आर्थिक विषयों के विशेषज्ञ शामिल किए जाते हैं। आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। 2 करों के शुद्ध आगम के वितरण पर विचार। हाल में गठित 16वें वित्त आयोग की प्रमुख जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच विभाज्य करों के ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वितरण तथा राज्यों के मध्य क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वितरण के सिद्धांतों का निर्धारण करना है। इसके माध्यम से सहकारी संघवाद तथा वित्तीय संतुलन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। 3 सहायता अनुदानों के सिद्धांत। आयोग राज्यों को अनुच्छेद 275 के अंतर्गत दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के सिद्धांतों का निर्धारण करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से कमजोर एवं विशेष परिस्थितियों वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। 4 स्थानीय निकायों एवं आपदा प्रबंधन वित्त। 16वें वित्त आयोग को पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों में वृद्धि के उपाय सुझाने का दायित्व भी सौंपा गया है, ताकि स्थानीय स्वशासन संस्थाएं अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) की वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना भी इसके विचारार्थ विषयों में शामिल है। 5 अन्य समकालीन विषय। आयोग को राजकोषीय स्थिरता, ऋण प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन तथा बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के संतुलित उपयोग पर भी सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया है। इससे समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है। निष्कर्ष: लगभग 25 शब्द। वित्त आयोग भारतीय वित्तीय संघवाद का प्रमुख स्तंभ है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को अधिक संतुलित, पारदर्शी एवं विकासोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वैल्यू एडिशन। 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि मजबूत वित्तीय संघवाद ही समावेशी विकास और सहकारी संघवाद की वास्तविक आधारशिला है। प्रश्न: भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी